आक्रांताओं के विरोध में हमेशा ही भारत के हर कोने में क्रांति के स्वर फूटते रहे। हम बात कर रहे हैं आज एक महाक्रांति की, जिसे हूल के नाम से जाना जाता है। संताल परगना में सिदो कांधो चांद भैरव के साथ उनकी दो बहनें फूलो एवं झानो के नेतृत्व में 20,000 लोगों ने बलिदान दिया था, लेकिन अंग्रेजों के आगे झुके नहीं। 1947 तक भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांति के कई सूत्र लिखे गए, चाहे वो 1945 का हो, 1942 का हो, 1919 का हो, 1915 का हो, 1860 या 1857 का। लेकिन क्रांति का सूत्रपात जब जंगलों, झुरमुटों, पहाड़ों और कंदराओं से होता है तो दुनिया सोचने को विवश हो जाती है। सचमुच भारत कल का नहीं है, हजारों हजार सालों का साथ है, जिसके आधार पर आज वो आने वाले कल के निर्माण की बात कर रहा है। आधुनिक भारतीय इतिहास में संथाल क्रांति जो 30 जून 1855 को शुरू होती है, सिद्धू, किन्हू और बाकी सारे संथाल्स 10,000 संथाल्स को इकट्ठा करके किस तरह से अंग्रेजों का जो साम्राज्यवाद का काला चेहरा था उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। भारत के आधुनिक इतिहास में, मुख्य धारा के इतिहास में, जब मुख्य धारा के समाज ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना अपनाई, उससे पहले हमारे वन्य भाई बहनों ने सबसे पहले विद्रोह का झंडा बुलंद किया। 30 जून 1855 को जो मूवमेंट शुरू होती है और उसको जो आगे बढ़ाया जाता है, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आज से लगभग 200 साल पहले, पौने 200 साल पहले 10,000 इनाम सरकार उनके ऊपर रखती है, सिद्धू और किन्हू पे। और 10,000 इनाम का मतलब है कि आज की भाषा में बात करें तो करोड़ों सिर्फ उनको पकड़ने के लिए नाम दिया जाता है। आज क्रांतिकारी कवि जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी को याद करते हैं और उनकी पंक्तियों को दोहराते हैं। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो फिर चलते हैं मेले में। यहाँ मेला लगा है, लेकिन मेले का रूप थोड़ा अलग है। ये विकास का मेला है। ये मेला शहीदों की चिताओं पर लगा है, जो हर बरस लगता है। वतन पर मरने वालों का बस यही बाकी निशान है, मेला। संथाल आंदोलन 30 जून 1855 से शुरू हुआ और जनवरी 1856 तक चला, जिसमें 4 भाई सिद्धू, कानू और चांद भैरव, इनने संथाल लोगों को साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ एकीकृत करके शुरुआत में 10,000 लोगों को इकट्ठा किया। और जो इनका औपनिवेशिक कानून के कारण जंगल में प्रवेश और ज़मीन से बेदखल हो गया, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और बाद में ये इतना संगठित आंदोलन हो गया कि जिसमें 60,000 लोग आए और 15,000 लोग मारे गए। और इन्होंने बाहरी लोगों को दीकू, क्योंकि इनके जीविका के जो साधन थे उनको बाहरी लोगों ने प्रभावित किया और उनके खिलाफ संगठित संघर्ष किया। इस आंदोलन को पड़ोस के बांग्लादेश में भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है और वहां के मेन स्ट्रीम बांग्लादेशी हूल दिवस मनाते हैं अगेंस्ट द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ आवर पीपल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में एक गांव भोगना डी, करीब 200 साल पहले एक परिवार में 4 भाइयों का जन्म हुआ। यहीं चारों भाई खेलकर बड़े हुए। चारों भाई धनुषधारी, बड़ी सूझबूझ वाले और ताकतवर, सिदो, कान्हू, चांद और भैरव। सिदो का जन्म 1815 में हुआ, कान्हू का 1820 में, चांद का 1825 और भैरव का 1835 में। इनके अलावा इनकी 2 बहनें भी थीं, जिनका नाम फूलो और झानो मुर्मू था। इन 6 भाई बहनों के पिता थे चुन्नी मांझी। जंगल में जीवन, प्रकृति का पूजन, वृक्षों का संरक्षण और सभी जीवों से अपनापन, यही इनका शिक्षण था। और इसी के लिए समाज के प्रधान ने इन्हें परंपरा से शस्त्र थमाया था। ट्रेड के नाम पर बाजारवाद के पोषक अंग्रेजों ने इन जंगलों को भी शोषक बनकर देखा। अंग्रेजों की नजर लकड़ियों पर थी, जंगलों में छुपे खनिज को भी वे देख रहे थे। इंग्लैंड में संसाधनों की कमी थी, जिसकी भरपाई वे भारत से करने की फिराक में लगे हुए थे। वन्य जीव जंतुओं के साथ साथ वन्य जो प्राणी थे, जो जंगल के अंदर जो रह रहे थे, मुख्य धारा के समाज के लोगों के साथ किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, उनके पीछे सरकार क्यों पड़ी हुई थी? ये साम्राज्यवाद का वो चेहरा समझने की जरूरत है, क्योंकि वही जो एज है वो इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एज है। उनको वहां लकड़ी और बहुत सारी संपदा जो वन्य जीवन से निकलती है वो चाहिए थी। और ये उस साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए वीर भूम, सिंह भूम और पूरा झारखंड का जो वर्तमान झारखंड का एरिया है, बंगाल तक का जो एरिया है, इस सारे में वो लगातार प्राकृतिक दोहन कर रहे थे। और इस दोहन को पहली बार चैलेंज किया संथाली लोगों ने। अंग्रेज कानून थोप रहे थे और जंगल में रह रहे लोगों के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे थे, ताकि कच्चा माल छीनकर इंग्लैंड ले जाया जा सके। तभी एक सनसनाते हुए तीर ने राजमहल के अंग्रेज सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड का छाती चीर डाला। यह तीर था तिलका मांझी का। 1770 के दशक से अंग्रेजों की नजर भारत की वन संपदा पर थी, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि यहाँ के संरक्षक यहाँ परंपरा से रहते हैं, अलग से नियुक्त नहीं किए जाते। अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान होकर तिलका मांझी ने राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को 13 जनवरी 1784 को अपने तीरों से मार गिराया। इसके बाद आयरकुट ने सेना के साथ जबरा यानी तिलका मांझी की गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें सैकड़ों लड़ाके मारे गए। जबरा को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने भागलपुर के चौराहे पर एक विशाल वट वृक्ष पर सरेआम उन्हें फांसी पर लटका दिया। लड़ाकों ने जबरा का अनुसरण किया और फांसी पर चढ़ते हुए ये गीत गाए, हांसी हांसी चढ़बो फांसी। ऐतिहासिक दस्तावेजों में तिलका मांझी का नाम अंकित है। पहाड़िया समुदाय के पारंपरिक गीतों और कहानियों में उनकी छापामार जीवनी और कहानियां प्रचलित हैं। तिलका मांझी भी आदिवासी क्षेत्र से हैं
और भागलपुर क्षेत्र में उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट किया है और संघर्ष करने के लिए मजबूर किया। हालांकि वे भी सीमित संसाधनों में लड़ाई लड़े हैं और आज भी जब आप भागलपुर का दौरा करेंगे तो वहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा हुआ है और तिलका मांझी मार्ग भी है वहाँ पे उनको सम्मान देते हुए। तो हम उसी तरीके से देखते हैं कि तिलका मांझी ने भी लोगों को अंग्रेजी शासन के अत्याचार के खिलाफ एकजुट करने का प्रयास किया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया, जिससे जनता के ऊपर अत्याचार बढ़ गया। पहाड़िया को नियंत्रण में लेने की कोशिश में असफल अंग्रेजों ने संतालों को साधने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का शासन नकार दिया। अपना ब्याज चुकाने के लिए, अपना भूराजस्व चुकाने के लिए साहूकारों से उन्हें ऋण लेना होता था। इस दो तरफा पिसने वाली व्यवस्था ने संथालों को बहुत ही विद्रोही बना दिया। उपनिवेशवाद के अंतर्गत राजमहल की पहाड़ियों में उसी समय पर रेल लाइन बिछाने का भी काम शुरू हो रहा है। तो उस रेल लाइन पर संथालों को जबरदस्ती उनसे मजदूरी करवाई जाती थी और उसके बदले में उन्हें कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था। यह एक बहुत बड़ी शोषण की एक व्यवस्था है, जिसके कारण संथालों ने यह सोचा कि अगर हम इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, एक तरफ तो हमारा जीविकोपार्जन का साधन चला गया, दूसरी तरफ हमसे बेकारी करवाई जा रही है, इस बेकारी के खिलाफ वो खड़े हुए। भारतीय वो जो प्रकृति की पूजा करते हैं और उनमें भी हमारे वनवासी संताल जो वनों में ही वास करते हैं और प्रकृति ही उनका श्रृंगार है। लेकिन अंग्रेज जो प्रकृति पर अपना अधिकार समझते और प्रकृति के शोषक बने रहे, संभवतः यह सभ्यतागत कमी रही होगी उनकी। 1910 में प्रकाशित बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के संताल परगना वॉल्यूम 13 में LSS ओमेली ने लिखा है कि 1827 में दामिनी कोह के सीमा निर्धारण के दौरान मिस्टर वार्ड को संतालों के कई गांव मिले थे। वार्ड के अनुसार ये लोग खुद को सांताल कहते थे, जो सिंहभूम और आसपास के इलाके के रहने वाले हैं। दामिनी कोह में संतालों के बसने का प्रामाणिक विवरण बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर संताल परगना के पृष्ठ 97 से 99 तक उपलब्ध है। संताल सामान्य खेती तो करते ही थे, वे झूम की खेती भी किया करते थे। खेती लायक जमीन बनाने और फिर उसकी उर्वरता बरकरार रखने के लिए उनकी एक व्यवस्था थी। वो कृषि कार्य करते हुए वनोत्पाद से निर्भर रहते थे। जंगल के किनारे का जो क्षेत्र था वहाँ वो खेतीबाड़ी करते थे। आज भी जाएंगे आप तो आज भी वहाँ पे वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं और उसी पैटर्न पे कर रहे हैं। जैसे झूम कृषि होता है कि फसल लगाना, फसल निकाल लेना, उसके बाद उसको जला देना, फिर अगली जगह करना, और साथ ही वनोत्पाद के जैसे पत्ते लेकर के पत्ते बनाना। तो उस समय तो था कि वनोत्पाद इकट्ठा करके सीधा लकड़ी प्राप्त करके लकड़ी का कोयला बना लेना, उसको बेच लेना। मवेशी हमेशा इनके साथ होते थे। महुआ के फूल इकट्ठे करना, काठ कोयला बनाने का काम, कपास की खेती करना, रेशम के कीड़े पालना जैसी कई बातें थीं। इन लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। समाज का मुखिया हर प्रकार के विवाद का निपटारा करने के लिए सक्षम होता था। संताल परगना को अंग्रेजों द्वारा दामिनी कोह कहा जाता था और इसकी घोषणा 1824 को हुई। 1832 तक जमीन के काफी बड़े इलाके को दामिनी कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संतालों की भूमि घोषित किया गया। अंग्रेजों का उद्देश्य उन्हें वहां स्थायी किसान बनाना था। इतना ही नहीं, संतालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जुताई करनी होगी। 1832 ईस्वी में जब भागलपुर के कलेक्टर क्लीवलैंड हुआ करते थे तो उन्होंने एक शांति नीति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत इन संथालों को दामिन इकोह का इलाका दिया गया था और इनसे यह कहा गया था कि इन इलाकों में दामिन इकोह का जितना बड़ा इलाका होगा उन इलाकों में आपको रहना है और अगले 10 वर्ष तक आपको इसके जंगलों को साफ करना है, खेती के लायक बनाना है, यहीं बसना है और साथ में आप हमें कर भी देते रहेंगे। तो दामिन इकोह के इलाके से बाहर नहीं निकल सकते थे। संतालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की उस पर अंग्रेज सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार और दिक्कू यानी अंग्रेजों के दलाल बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा भी कर रहे थे। इनका जो क्षेत्र था वो तत्कालीन बंगाल प्रांत के मानभूम, बीरभूम, बाराभूम, छोटा नागपुर और पालामऊ का क्षेत्र था, जिसको दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लागू किया और इस आंदोलन को बड़ा सख्ती से कुचल दिया। संथाल लोग साहसी थे, ड्रम बजा करके लोगों को एकीकृत करते थे और अपने परंपरागत हथियार तीर कमान का इस्तेमाल इसमें किया है और यह आंदोलन एक आत्मस्वाभिमान की लड़ाई का प्रतीक था। वनवासी स्वभाव से धर्म और प्रकृति के प्रेमी और सरल थे। इसका जमींदारों और बाद में अंग्रेजों ने खूब लाभ उठाया। साहूकारों ने और जमींदारों ने खासतौर से संथाल महिलाओं को और मुख्य रूप से उन्हें भी शोषित करना शुरू किया, जिसके कारण उन्हें यह लगा कि अब ये हमारी इज्जत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इस कारण उन्होंने इस विद्रोह को शुरू किया। 1850 के दशक तक संताल ये महसूस करने लगे कि जो जमीन अपनी है वो फिर से हमें देकर हमें ही गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध आवाज उठाने का वक्त अब आ गया था। उनका जो एम था वो अपने एरिया को हर तरीके से मुक्त कराना था। वो जो लैंड टैक्सेशन था और वो जो हब्स थे और जो प्राकृतिक साधनों पर जो ब्रिटिशर्स का कब्जा था उसको वो दूर करना चाहते थे। वो अपनी सत्ता वहां पे कायम करना चाहते थे और सिद्धू और किन्नू ने इसमें जो टर्निंग पॉइंट जो साबित किया, जो रोल अदा किया, वो सबसे महत्वपूर्ण अदा किया और पूरे संथाल मूवमेंट ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी एक बहुत बड़ी हवा का काम दिया। और उसके साथ साथ जो 1857 की क्रांति और इसी से आगे जाके मुख्य धारा का इतिहास और मुख्य धारा की क्रांति पूरे हिंदुस्तान में वो जोत प्रज्वलित हुई। संताल जल, जमीन, जंगल और जानवर के साथ साथ जीने वाले ये लोग भविष्य में आने वाले संकट को पहचान रहे थे। औपनिवेशिक व्यवस्था के विरोध में स्वर फूटने लगे, डिग्गा बजने लगा, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में संदेश पहुंचने लगे। अंग्रेजों का दबाव बढ़ रहा था। इधर संतालों के गांव भी सुलग रहे थे, हूल उठ रहा था, डिग्गा बज रहा था और एक गांव से दूसरे गांव साल के पौधों और डालियों से संकेत भेजे जा रहे थे। संकेत हूल यानी क्रांति के। हूल होगा, यही बात कर रहे थे सभी संताल, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। सभी हूल के लिए तैयार हो रहे थे। साल के वृक्ष के पौधों को उन्होंने एक
विशेष करके एक चिन्ह के रूप में यूज किया और उसको चारों तरफ भेजते रहे। जहां जहां साल के वृक्ष का ये ब्रांच पहुंचता, ये एक तरह से उनके लिए संदेश होता कि हम अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हैं और हमें आप सबका साथ चाहिए। इसका ये रिजल्ट हुआ कि शुरुआत के दिनों में जो ये 10,000 लोग थे, ये धीरे धीरे पूरे दामन इकोह के इलाके में 60,000 लोगों तक पहुंच गया। संतालों का नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। दरअसल इनके भगवान ठाकुर ठकुराइन होते हैं और कहते हैं ठाकुर जी ने अंग्रेजों को हटाने के लिए सपना दिया था। सिद्धू को ठाकुर स्वप्न में आए और उन्होंने बताया कि जमींदार, महाजन, पुलिस और राजरेन अमलों को गुजुकमा, यानी जमींदार, पुलिस, राज के अमले और रसूखदारों का नाश हो। आप डिस्ट्रिक्ट बंगाल गजेटियर 1980 पढ़ें तो उसके पेज नंबर 48 के ऊपर लिखा हुआ आपको मिलेगा कि एक दिन ठाकुर जी, जिसको गॉड कहते हैं, ठाकुर जी भगवान सिद्धू और कानू के सपने में आते हैं और वो उनको एक मैसेज देते हैं कि आपको बाहर वाले, वो अंग्रेज नहीं कहते, बाहर वाले जब हम कहते हैं तो उसमें हमारे जमींदार भी शामिल होते हैं, हमारे महाजन भी शामिल होते हैं, जिनको बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पर उनको ऋण देते थे, इसके कारण जिनकी काफी दिक्कतों से भर गई थी। और अंग्रेज तो थे ही, क्योंकि अंग्रेजों का जो रेवेन्यू सिस्टम था ये बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव सिस्टम था। तो इन सब के खिलाफ जब उनके पास भगवान का ये मैसेज आता है तो वो देर नहीं लगाते, तुरंत इस मैसेज को स्प्रेड करने का काम करते हैं अपने दामन इकोह के इलाके में। संतालों का नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। राजरेन अमलों को गुजुकामा, अंग्रेजी राज व्यवस्था का सर्वनाश हो, यही इसका अर्थ होता है। भोगनाडीह में संतालों की सभा हुई, जिसमें सिदो को राजा, कानू को मंत्री, चांद को मंत्री एवं भैरव को सेनापति चुना गया, यानी अब युद्धाय कृत निश्चय। जी हाँ, गीता के श्लोक की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि यहां भी संतालों ने युद्ध से पहले अंग्रेजों के पास शांति का प्रस्ताव भेजा था, जैसा कि महाभारत में हुआ था। अपनी परंपरा, अपनी जड़, लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका। 30 जून को हूल, ओह मानवता को हिला देने वाला वह युद्ध। अंग्रेजों का शासन खत्म करने की घोषणा के साथ ही 30 जून 1855 को भोगनाडीह में संतालों की एक बड़ी सभा हुई। इसमें 400 गांव के लोग शामिल हुए। सभा में करीब 10,000 संताल इकट्ठा हुए, जिसमें सिदो को राजा, कानू को मंत्री, चांद को मंत्री और भैरव को सेनापति चुना गया। सिद्धू ने ऐलान किया करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। एक स्वर में इस प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद सिद्धू ने भागलपुर के कमिश्नर के पास इस प्रस्ताव की प्रति कीर्ति, भादो और पुता माझियों के हाथों भिजवाई, जिसमें कहा गया था कि 15 दिनों के अंदर अंग्रेज संतालों की भूमि से हट जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से संतालों को अपनी जमीन पर शासन करने दें। संतालों ने हथियार उठाने से पहले अंग्रेजों को शांति का एक मौका दिया, लेकिन अंग्रेज इन बातों और परंपराओं से दूर थे। संताल क्रांति यानी हूल भोगनाडीह से शुरू हो गया, जिसमें संताल तीर धनुष से लैस अपने दुश्मनों पर टूट पड़े। ज्योग्राफिकल लोकेशन, सोशल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम जाते हैं तो ये एक पहला ऐसा आंदोलन था जो एक संगठन पर आधारित था, जो एक सोच लेके चला हुआ था और जो अंग्रेज आतताई सरकार को, एक साम्राज्यवादी सरकार को पहली बार मुख्य रूप से निशाना बनाने की कोशिश करता। जनरल लायर्ड उस समय के आधुनिक हथियारों और गोला बारूद से लैस सेना की टुकड़ी लेकर पहुंचा। सिदो और कान्हू के तीरों ने अंग्रेजों के 2 दारोगाओं को उसी समय ढेर कर दिया। अंग्रेज हिल गए, फौज को मुंह की खानी पड़ी। संतालों के डर से ही अंग्रेजों ने झारखंड के पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया। इस क्रांति के संदेश के कारण संतालों के इलाके में अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद अंग्रेजों की 2 बड़ी बटालियन सामने आ खड़ी हुई। भागलपुर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। क्रांति को दबाने के लिए जमकर गिरफ्तारियां और दमन शुरू हुआ। क्रांतिकारियों पर गोलियां बरसाई गईं। इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अंग्रेजी फौज बंदूकों के साथ साथ तोप से आग बरसा रही थी और संतालों के हाथ में थे सिर्फ तीर और धनुष। तोप का सामना यहां तीरों से हुआ। 7th नेटिव इन्फेंट्री और 48th नेटिव इन्फेंट्री, इन्होंने बहुत ही क्रूरता के साथ इस आंदोलन को दबाने का काम शुरू किया, जिसके लिए एक विशेष नीति अपनाई गई। वो क्या करते थे कि पहाड़ की तलहटी में अपनी सैनिक टुकड़ियां वहां रखते थे, वहां से बिना बुलेट का फायर करते थे। जब बिना बुलेट का फायर करते थे और ये मैसेज जब उन तक पहुंचता था, संतालों के ग्रुप तक पहुंचता था, तो उनको लगता था दुश्मन आ गए हैं और वो पूरी क्षमता के साथ बाहर आते थे और लड़ाई करना शुरू करते थे। अनफॉर्चुनेटली उनके पास जो हथियार हुआ करते थे वो तो तीर कमान का हुआ करता था। अंग्रेजों के पास तोप भी था, उनके पास बंदूकें भी थी, उनके पास बारूदें भी थी और वो दूर से ही इन संतालों का सफाया कर सकते थे। ऐसा ही हुआ। औपनिवेशिक षड्यंत्र सदा से भारत को तोड़ने के लिए फूट डालने की कोशिश करता है, जो अब भी परिलक्षित हो जाता है कभी कभी, और अंग्रेजों ने तो इसे बोया ही था। लेकिन भारत अब भी और तब भी बटने की नीति पर कभी चला नहीं और इस बात को सफल नहीं होने दिया। क्रांतिवीरों की गिरफ्तारी के लिए उस वक्त 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई, जो आज करोड़ों में है। बरहेट में अंग्रेजों और क्रांतिकारियों की लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए। अंग्रेज इतिहासकार हंटर अपनी पुस्तक एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में लिखता है कि संतालों को आत्मसमर्पण की जानकारी ही नहीं थी, जिस कारण डुगडुगी बचती रही और वो लड़ते रहे। जब तक एक भी क्रांतिकारी जिंदा रहा, वो लड़ता रहा। पुस्तक में आगे लिखा गया कि अंग्रेजों का कोई भी सिपाही ऐसा नहीं था जो इस बलिदान को लेकर शर्मिंदा न हुआ हो। इस युद्ध में करीब 20,000 क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। तीर कमान और खड़ग ढाल वाले 20,000 क्रांतिकारियों ने 1855 में आजादी की लड़ाई के लिए शहादत दी। क्रांति और शहादत के बीच अंग्रेजों की साजिश काम कर गई थी। एक बार फिर विश्वासघात ने खून का रंग फीका कर दिया। पैसे के लालच में किसी ने अंग्रेजों को सिदो और कान्हू का भेद दे दिया था। सिदो को अगस्त 1855 में पकड़कर पंचकठिया नामक जगह पर बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई। वो पेड़ आज भी पंचकठिया में है, जिसे शहीद स्थल कहा जाता है, जबकि कान्हू को भोगनाडीह में फांसी दे दी गई। क्रांति के इस हूल में 4 भाई और 2 बहनें शहीद हुईं। बड़ी संख्या में संतालों ने अपने जीवन को होम कर दिया,
लेकिन गुलामी को पास नहीं फटकने दिया। हाउसफुल वर्ड्स में चार्ल्स डिकेंस कहते हैं सांथालों के बारे में कि वी हैव हर्ड अबाउट द सांथाल्स दैट दे यूज्ड पॉइजन्ड एरो टू किल एनिमल्स व्हाइल हंटिंग, but we never heard using the same poisoned arrow against the foes that are the British. But same cannot be said about our major enemy that are Russians. रशियंस के खिलाफ उनकी लड़ाई चल रही थी। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब इस तरह का रिस्पेक्ट एक अंग्रेज साहित्यकार संथालों के बारे में लिखता है तो निश्चित रूप से संथाल आंदोलन हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। सन 2000 में जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो उस समय बनी सरकार ने भोगनाडीही में सिदो, कान्हू, चांद, भैरव और हूल की याद में मेला लगाना शुरू किया। दुमका विश्वविद्यालय का नामकरण भी सिदो और कान्हू के नाम पर कर दिया गया। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय ग्रुप है संथाल, और संथालों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ईंट से ईंट बजाई। लगातार 8-9 महीने तक पूरा का पूरा क्रांति चली और जनजीवन पूरा का पूरा ब्रिटिश के खिलाफ रहा। अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू किया नवंबर 1855 में और जनवरी में उसे वापस लेना पड़ा। पब्लिक प्रेशर इतना रहा, यूरोप के देशों तक इसकी गूंज गई। और भारत के जो मुख्य धारा का इतिहास है, जब 1857 की क्रांति होती है तो उससे पहले, उससे 2 साल पहले इतना बड़ा आंदोलन और जनजीवन जिसमें पूरा ब्लॉक कर दिया गया और अंग्रेजों को हर तरीके से विरोध किया गया। उन लोगों ने अपने जो ट्रेडिशनल वेपन्स थे, तीर कमान थे, उनके माध्यम से अंग्रेजी ताकतों को, जिनके पास गोले थे, बम थे, जिनके पास आधुनिक वेपन्स थे, उनको रोकने की कोशिश की। संताल क्रांति यानी हूल ने भारत के आसमान का रंग केसरिया कर दिया। लोगों के मन में भरोसा हो गया कि अंग्रेजों से लोहा लिया जा सकता है। ये 1855 था जिसने 2 साल बाद हुई 1857 की क्रांति की जमीन तैयार कर दी थी। सिदो, कान्हो, चांद, भैरव ये चारों भाई और फूलो एवं झानो दोनों बहनें शहीद हो गईं। भोगनाडीह में शहादत स्थल पर मेला लगता है। अंग्रेजों को भारी चुनौती का सामना करना पड़ा। वो चुनौती थी प्रकृति पूजन की, मानवता की, योद्धा की, भारतीय परंपरा और संस्कृति की। हाँ, आसमान का रंग केसरिया हो गया। हम भी गीत गाते हैं, केसरी वाना सजाए वीर का श्रृंगार कर। तो इस कार्यक्रम में इतना ही।